आज हम हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट विल बी ब्लड। ब्लड जो है एक जो है इसको आप सीबीसी जो हम एनालिसिस करते हैं, ब्लड की एक प्रोफाइल चेक करते हैं, आप उससे बहुत सारी डिसऑर्डर्स को असेस कर सकते हैं, उनको क्लिनिकली कोरिलेट करके सीबीसी की मदद से। ओके, कैसे ये हम सारा इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सारा उसमें कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ब्लड की बात करें तो मैं सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूंगा कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है। ब्लड जो है ये दो मेन कंपोनेंट्स का बना हुआ है। कितने मेन कंपोनेंट्स का बना हुआ है? दो मेन कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक को हम इसमें जो है वो हम ब्लड सेल्स का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ब्लड सेल्स का नाम दे देते हैं। और दूसरे को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? प्लाज्मा का नाम देते हैं। एक प्लाज्मा है और एक हमारा क्या है? ब्लड सेल। ठीक है, जो प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड का 55% होता है। कितना होता है? जबकि जो ब्लड सेल्स है ये हमारे प्लाज्मा का 45% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 45%। ओके, अब इन ब्लड सेल्स की इसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास? इन ब्लड सेल्स में हमारे पास 3 किस्म के सेल्स आ जाते हैं। कितनी किस्म के सेल्स आ जाती है? 3 तरह के हमारे पास सेल्स आ जाते हैं। नंबर 1 वी हैव रेड ब्लड सेल्स। नंबर 2 हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल्स। नंबर 3 हमारे पास जो है वो है प्लेटलेट्स। वो हमारे पास क्या है? प्लेटलेट्स। इज दैट क्लियर? वंस अगेन लिसन टू मी। मैंने ये कहा कि जो ब्लड है उसको हम, उसकी कंपोजिशन को हम ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड सेल्स जो कि 45% है, और एक को हम कहते हैं प्लाज्मा जो कि कितने परसेंट है? 55%। जो ब्लड सेल्स हैं इनमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं, इनमें हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाती हैं, इनमें हमारे पास प्लेटलेट्स आ जाती हैं। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस पोर्शन कि ब्लड सेल्स क्या है, कितनी इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए ये हमें इंडिकेटिव बन सकते हैं। सेकंड आई विल एक्सप्लेन द प्लाज्मा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, वो हमें कैसे हेल्प आउट करता है चीजों को डायग्नोज करने में, चीजों को देखने में। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल वैल्यू है ये मेल्स और फीमेल्स में वेरी करती है। मेल और फीमेल्स में क्या करती है? वेरी करती है। डिफरेंट जगहों पे आपको थोड़ी सी इसकी जो कंसेंट्रेशन जो भी दी गई वैल्यूज दी गई जाती है उनमें वेरिएशन मिलेगी। में क्या मिलेगी? वेरिएशन मिलेगी। जैसा कि अगर हम बात करें आरबीसीज की इन मेल्स तो वो पॉसिबल है वो आपको 4.5 मिलियन टू 5.2 मिलियन अकॉर्डिंग टू गाइटन, लेकिन ऑन एवरेज 5 मिलियन है। 5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं इन सिंगल क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर ml ले हम ब्लड का 1 मिलीलीटर ले, कितना ले? तो उसमें 5 बिलियन होंगे। कितने होंगे? क्यूबिक मिलीमीटर में, किसमें? क्यूबिक मिलीमीटर में वो जो है वो मिलियन है, लेकिन मिलीलीटर के अंदर वो क्या है? बिलियन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये 4 to 4.7 तक है। 4.2 से 4.7 या 4 से 4.7। अगेन डिफरेंट बुक्स में आपको ये वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे प्लस माइनस मिलेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट the problems related to the RBC. Now this is the normal value. ये क्या है? ये क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। अब नॉर्मल वैल्यू में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये नॉर्मल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और या ये नॉर्मल वैल्यू जो है क्या कर जाएगी?
इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है? जब भी आपको आरबीसी काउंट कम नजर आए तो श्योर कर लो तो उस पेशेंट के अंदर जो बीमारी है वो है एनीमिया। कौन सी है? और अगर इंक्रीज कर जाता है लेवल तो उस पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे हम पॉलीसाइथेमिया। कि आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू ये है, मेल एंड फीमेल में वेरी करती है। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए इससे तो क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया है जो कि हम पढ़ेंगे लेक्चर में। बढ़ जाए तो क्या है? पॉलीसाइथेमिया। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द डब्ल्यूबीसीज? डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेन इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 5000 से लेकर 7000। कितनी है? ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं 5000 से लेकर 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? और अगेन इसमें भी आपने वही रूल फिट करना है। या तो वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज, या क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर तो इंक्रीज कर जाती है तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम भी उससे हो जाती है। क्या हो जाती है? ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर कर जाए, प्रॉब्लम ज्यादा कर जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? ल्यूकीमिया। कौन सी बीमारी हो सकती है? ल्यूकीमिया। इज दैट क्लियर? और अगर वैल्यू ड्रॉप कर जाए तो नॉर्मली मुझे बताएं डब्ल्यूबीसी का रोल क्या होता है? डिफेंस करना। दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। दीज आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। और डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है, अगर सोल्जर्स बाउंड्री पे ना हो तो एनिमी जर्म्स क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू ड्रॉप कर जाए तो बॉडी के अंदर जो पेशेंट की या पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो क्या कर जाएगी? क्या कर जाएगी? डिक्रीज। आर यू क्लियर विद दिस? यस। आर यू क्लियर विद दिस? एंड नेक्स्ट अबाउट द प्लेटलेट्स। अबाउट द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 150 लाख से कम नहीं जाने चाहिए। कितनी से कम नहीं जाने चाहिए? 150 लाख से कम नहीं जाने चाहिए। सॉरी 1,50,000, नॉट 150 लाख, 1,50,000। ऑन एवरेज 2,50,000 से लेकर 4,50,000 तक एवरेज कंसिडर की जाती है, लेकिन 1,50,000 से ये कम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अब मैं इसकी रेंज यहां पे लिख देता हूं 152 ऑन एवरेज 450 टू एक एवरेज में लिख देता हूं। ओके, अब जो है अगेन इस पे भी वही सिनेरियो फिट करो। या तो क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? इंक्रीज करेगी या क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेरी सिंपल। मुझे बताओ प्लेटलेट का काम क्या है? दो इंपॉर्टेंट फंक्शन की प्लेटलेट परफॉर्म करता है। एक तो ये हमारे ब्लड को क्लॉट करवाता है। नंबर 2 पे ये हमारे ब्लड में मेंटेन करवाता है क्या चीज? विस्कोसिटी। प्लेटलेट्स these are not the actual cells। ये आप कह लो स्क्रैप है सेल्स का। ये क्या है? स्क्रैप है सेल्स का, टूटे हुए सेल्स, टूटे हुए सेल्स, उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। और अदर टर्म इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, थिंक लॉजिकली, क्या होगा? प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज किया तो क्या बढ़ेगा? विस्कोसिटी बढ़ेगी। और विस्कोसिटी आपको पता है बढ़ेगी तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब स्लो हो जाएगा तो हार्ट पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब हार्ट ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो हार्ट जल्दी डैमेज हो जाएगा। हार्ट क्या हो जाएगा? तो इससे पॉसिबल है पेशेंट के अंदर कार्डियक प्रॉब्लम। These are just the possibilities. Okay? Next, अगर ड्रॉप कर जाए तो एक बहुत
बहुत बड़ा, ये पिछले दिनों एक बड़ा एक बीमारी फैली रही है बहुत, जिसने बहुत तबाही फैलाई है, दैट वाज द डेंगू, दैट वाज द डेंगू। इफ यू एवर हियर्ड, डेंगू के अंदर सबसे पहले कहते थे कि प्लेटलेट काउंट करवा के लाओ। क्या करवा के लाओ? क्यों? क्योंकि जब प्लेटलेट काउंट ड्रॉप कर जाएगा तो लॉजिकल सी बात है कि प्लेटलेट ड्रॉप किया तो एक तो क्या नहीं होगी, और दूसरा ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी तो ये हमारी जो स्किन है या बॉडी के जो विजिबल पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, या बॉडी के अंदर जो है क्या शुरू हो जाएगी, विदाउट एनी ट्रॉमा, विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी ट्रॉमा, विदाउट एनी इंजरी। कैसे? देखो, आर्टरीज आती हैं, वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। अक्सर आपने पेशेंट देखे होंगे बैठे हुए हैं, उनकी स्किन से जो है वो ब्लड निकलना शुरू हो गया। स्किन से क्या निकलना शुरू हो गया? ब्लड निकलना शुरू हो गया। डेंगू के पेशेंट देखा होगा, क्या होता है जब आर्टरीज आके डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में, वो आर्टरियोल्स के बाद वो कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। तो कैपिलरीज में होती है स्पेसिस। क्या होती हैं? स्पेसिस। अब ये ब्लड क्या है, थिन हुआ है, क्या हुआ है, तो विस्कोसिटी कम हुई है, तो वो स्पेसिस में से लीक आउट करना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर? इसलिए बगैर ट्रॉमा की नजर आ रहा होता है ब्लड आ रहा है, कैपिलरी से ooze out हो रहा है। इज दैट क्लियर? Yes. Is that clear? So here you can see from these three reports, from these three figures, आप इतनी सारी बीमारियां असेस कर सकते हैं और इनको क्लिनिकली कोरिलेट करके आप अपने टारगेट डिजीज पे पहुंच सकते हैं। Is that clear? Yes. Is that clear? इसलिए हम कहते हैं कि CBC करवा लो, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें ये सारी चीजें हैं। Any question? All right. Now let's move word the plasma. प्लाज्मा के भी कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा के भी क्या है? कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा का एक कंपोनेंट क्या है? सेकंड इसका जो कंपोनेंट है दैट इज द प्रोटीन। दैट इज द जो थर्ड इसका कंपोनेंट है दैट इज द कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक को हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक। एक को हम क्या कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक। आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस? एनी क्वेश्चन? ऑलराइट। जो वाटर है इसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी 92%. That should be 92%. जो प्रोटीन्स हैं इनकी वैल्यू शुड बी 7 to 8%. In few books you will find, in few books you will find 7 to 9%. Okay? Okay? और जो कंपाउंड्स हैं इसमें आपके 1 to 3%. In few books you will find 1%. समझ आ गई मेरी बात की? समझ आ गई मेरी इस बात की? अब हम इसको देखते हैं कि आपने इसको कैसे एनालाइज करना है। नंबर 1, ब्लड नॉर्मल है, कम हो जाता है तो हम अक्सर कह देते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गई है। क्या हो गया? ब्लड वैल्यू ड्रॉप कर रही है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। सिंपल सी चीज है कि अगर इसका ब्लड का लेवल ड्रॉप कर जाए, क्या कर जाए? इसका लेवल ड्रॉप कर जाए, मोस्ट केसेस में ये ड्रॉप ही करता है, ड्रॉप कर जाए तो हमारा जो ब्लड है वो हो जाता है हाइपर ऑस्मोलर। क्या हो जाता है? विच मीन्स कि उसके अंदर सोल्यूट का लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जब ये होता है तो एज अ रिजल्ट ये सिग्नल जाता है किसको? ब्रेन को, और ब्रेन सिग्नल देता है किसको? किडनी को, और किडनी वाटर की क्या करवानी शुरू कर देता है? रीएब्जॉर्प्शन। क्या करवानी शुरू कर देता है? रीएब्जॉर्प्शन करवानी शुरू कर देता है। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? मेरी बात समझ आ गई है? हाँ? कि अल्लाह ताला ने बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम सेट किया हुआ है कि वाटर का लेवल ड्रॉप किया, आपका ब्लड फॉरन हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है, सोल्यूट का लेवल बढ़ जाता है। ब्रेन डिटेक्ट करता है, वो सोल्यूट लेवल बढ़ गया, वो फौरन कहता है, सिग्नल भेजता है ऊपर से। मैं हार्मोन का नाम नहीं ले रहा इस वक्त, जब आप पढ़ोगे एंडोक्राइनोलॉजी तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
वो सीधा जाता है, टाइप सिग्नल जाता है सीधा किडनी में। किडनी कहता है ओके ब्लड कम है, किडनी रीअब्सॉर्ब जो ब्लड बाहर यूरिन जा रहा है उसमें से मैक्सिमम पानी निकालता है और यूरिन हमारा वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है, जैसे गर्मियों में होता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई? लेकिन और इन अदर केस अगर इसका लेवल इतना ही रहे तो फिर किडनी वाटर भी इससे ज्यादा हो जाए तो किडनी वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करता। वो कहता पानी को जाने दो, मेरे पास ऑलरेडी पूरी है पानी की कंसंट्रेशन। आर यू क्लियर विद दिस? नाउ व्हाट द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स 3 किस्म की। प्रोटीन्स कितनी किस्म की है? 3 किस्म की है। फर्दर नाउ एक को कहते हैं एल्ब्यूमिन, एक को कहते हैं ग्लोबुलिन और पीस क्वाइट, एक को हम कहते हैं फिब्रिनोजेन। क्या कहते हैं? फिब्रिनोजेन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। एल्ब्यूमिन जो है ये एक ऑनकोटिक प्रोटीन है। क्या है? ऑनकोटिक। मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड का और ऑनकोटिक ब्लड के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। उसको क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। यूजुअली इसका लेवल जो है वो ड्रॉप करता होता है। क्या करता होता है? ड्रॉप। जब इसका लेवल ड्रॉप करेगा तो जो बीमारी होगी उसे हम नाम देंगे एडिमा। क्या नाम देंगे? एडिमा। एडिमा क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्वेलिंग होती है। अगर आप फिंगर से उसको दबाने की कोशिश करोगे तो आपकी फिंगर डिप कर जाएगी। आपकी फिंगर क्या कर जाएगी? डिप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिप कर जाएगी। जब फिंगर डिप करेगी आप जैसे निकालोगे तो बाहर वापस आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन यूजुअली हार्ड होती है, यूजुअली हार्ड होती है। इसमें डिप कर जाएगी, एज अ रिजल्ट उंगली वापस आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ कि कोई नहीं। और एडिमा बहुत सारी बीमारियों को बताता है कि ये वाली बीमारी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो आपको इसको फर्दर क्लिनिकली कोरिलेट करके अपनी एग्जैक्ट टारगेट डिजीज पे पहुंचना है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes. नाउ द ग्लोबुलिन आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के 3 टाइप्स। What are these globulin proteins? These are alpha, beta, and gamma. And in this gamma globulin protein, this is involved in immunity. This is involved in immunity. डेफिनेट सी बात है, ग्लोबुलिन कम हो जाएगी तो बॉडी की क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी। क्या कम हो जाएगी? इम्यूनिटी। समझ आ रही है मेरी इस बात की? समझ आ रही है? और लास्ट में क्या बची आपके पास? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करती है? अगेन विद द प्लेटलेट एक नेट बिछाती है, एक नेटवर्क ऐसे जो है ना, एक ऐसे जाल फेंक देती है। जैसे आप जो है ना, आपने कोई चीज फेंकनी हो, मछली पकड़नी हो, आप जाल फेंक दो, मछली उसमें स्टक हो जाएगी। तो जहां पे इंजरी होती है ये वहां पे नेट ऐसे बन जाता है, प्लेटलेट आके वहां पे जम जाते हैं, क्लॉट हो गया। समझ आई मेरी बात की कि नहीं? क्या बन गया? क्लॉट बन गया। और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट इस वक्त एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रख लें कि फिब्रिनोजेन ने एक नेट फेंका, फिब्रिन प्रोटीन बनी, फिब्रिनोजेन से क्या बनी? फिब्रिन। उस पे सारे स्टक हो गए प्लेटलेट। आर यू क्लियर विद दिस? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल में हम जाएंगे। आर यू ओके? सो इसका फंक्शन क्या हुआ? क्लॉटिंग। अब यूजुअली जब हम सीबीसी करते हैं हम ये फिब्रिनोजेन नहीं लेते, हम फिब्रिनोजेन को प्लाज्मा के अंदर से निकाल देते हैं। फिब्रिनोजेन को प्लाज्मा के अंदर से क्या कर देते हैं? जब इसको फिब्रिनोजेन को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है सीरम। क्यों? क्योंकि ये वायर के अंदर क्लॉटिंग कर सकती है। क्या कर सकती है? क्लॉटिंग कर सकती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम सीरम हमेशा लेते होते हैं। जब भी आप कोई भी टेस्ट देखोगे, आप सीरम का वर्ड देखोगे, कभी भी प्लाज्मा मुश्किल आप नहीं सुनोगे। आप कौन सी मोस्टली सीबीसी में आप क्या सुनोगे? सीरम। वायल ऐसी होती है तो वो ऑटोमेटिकली फिब्रिनोजेन को सेपरेट कर लेती है, क्लॉट ही नहीं लेती। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. हाँ? नाउ व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास हार्मोन्स आ जाती हैं, उनमें हमारे पास एंजाइम्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? उसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन आ जाते हैं। इज दिस क्लियर?
और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें हमारे पास यूजुअली मिनरल्स आ जाते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये है ब्लड की बेसिक कंपोजिशन. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. नाउ मैंने ये बताया कि ब्लड जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज द ब्लड सेल्स, नंबर 2 इज द प्लाज्मा. ब्लड सेल्स जो है वो 45% होते हैं, जबकि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है. जो ब्लड सेल्स हैं उनमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं. जो आरबीसीज है ये उनकी नॉर्मल वैल्यूज मेल और फीमेल में लिखी हुई है. इंक्रीज कर जाए पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज कर जाए तो एनीमिया, जो कि डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी में ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है. इंक्रीज कर जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया भी कर सकता है. डिक्रीज कर जाए तो इम्यूनिटी ड्रॉप कर जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने की चांसेस है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्लेटलेट्स ये विस्कोसिटी भी देते हैं, क्लॉटिंग भी करवाते हैं. ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है. 1,50,000, 2,50,000 और अप टू 4,50,000 तक भी बुक में मिलेगा, ठीक है. लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, 150 से कम नहीं होनी चाहिए. और अगर ये इंक्रीज कर जाए प्लेटलेट का काउंट तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियक प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो सकती है. ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो सकती है उस प्रेशर की वजह से. इज दैट क्लियर? फिर ड्रॉप कर जाएगा तो विस्कोसिटी नहीं रहेगी, ब्लड थिन हो जाएगा तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी. दैट्स व्हाई जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको एस्पिरिन की टैबलेट दी जाती है, क्योंकि उनमें ज्यादातर ब्लड जो है वो थिक वो होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से. किसकी वजह से? हम कोशिश कर रहे होते हैं उसको थिन करें. क्या करें? थिन करें, ताकि कार्डियक प्रॉब्लम ना आ सके. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट, बट दैट इज लिंक्ड विद दिस विस्कोसिटी, लिंक्ड विद विस्कोसिटी. इज इट क्लियर? नाउ प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, वाटर, प्रोटीन्स, कंपाउंड्स. वाटर 90 to 92%. डिक्रीज कर जाए हाइपरऑस्मोलर स्टेट होगी, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन किडनी को, और किडनी वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा के वाटर लेवल मेंटेन करेगा. एंड वाइस वर्सा, इसके ऑपोजिट. प्रोटीन्स 7 to 8% है, 3 है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन. एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो एडिमा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? जिसको आप क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं दूसरी बीमारियों के साथ. इज दैट क्लियर? एल्ब्यूमिन का लेवल कम क्यों हुआ, एडिमा क्यों हुआ, आप इसको रिलेट कर सकते हो. जहाँ तक किडनी के साथ लिंक होता है. किसके साथ होता है? किडनी का एक बहुत बड़ा ये इंडिकेटिव फैक्टर है. उसके बाद ग्लोबुलिन में अल्फा, बीटा और गामा आ जाती है. क्या आ जाती है? गामा इम्यूनिटी के लिए होती है, बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है अगर ये ना हो. और उसके बाद फिब्रिनोजन क्लॉटिंग करवाती है. लेकिन हम यूजुअली सीरम लेते होते हैं जब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को आउट कर देते हैं. फिब्रिनोजन को, इज इट ओके? नेक्स्ट, कंपाउंड्स तो 3%, कुछ बुक्स में 1% मिलेगा आपको, कुछ बुक्स में 1 to 2% मिलेगा आपको. ये मैंने आपको बताया कि ये वेरी करेंगे. ओके, तो आप गाइडलाइन के रेफरेंस को फॉलो कर लें, दैट विल बी मोर बेस्ट. ओके. नेक्स्ट, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाते हैं. ऑर्गेनिक में हमारे पास हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स, जिसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं. जबकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह एक्सेट्रा आ जाते हैं. इज दैट क्लियर? This was all about the composition of the blood.